तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल जर्नी? आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि हाउ कोर्ट्स वर्क, कैसे सिस्टम पूरा काम कर रहा है, या कैसे आपको जस्टिस मिल रहा है, क्रिमिनल लॉ कैसे काम कर रहा है, कैसे अक्यूज बन रहे हैं, क्या क्राइम है क्या नहीं। तो वो सब फैसिनेशन के कारण लॉ लिया। तो व्हेन यू वर इन लॉ स्कूल तब ऐसा नहीं आया कि मैं लॉयर भी बन सकती हूँ या मैं लॉ फर्म में भी जा सकती हूँ? यू मस्ट बी लुकिंग एट योर सीनियर्स जिनके बहुत अच्छे पैकेजेस निकल रहे हैं। मैम मैं ना फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। हाउ डिड यू प्लान योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम, अगर आप जुडिशरी के एग्जाम की बात कर रहे हो? तो माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि एक शेड्यूल बनाऊँ कि ये सब्जेक्ट इतने डेज में कंप्लीट करना है। हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ में आरजेएस रैंक 5 मुस्कान गर्ग है। मुस्कान, आई वेलकम यू टू आवर चैनल एंड वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके आपकी जर्नी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल जर्नी? Yes, sure. Thank you, first of all, for welcoming me here. I am Muskan Garg. I belong to Nabha, Punjab. I have done my BA LLB from Rajiv Gandhi National University, Patiala, and I'm currently pursuing my LLM also from the same college in criminal law. So I had decided to become a judge. It was in 7th class that I decided. 7th class. Okay. Yes, it was in 7th class that I decided. And then I took law, and after that, my inspiration got more that I want to go into this field. So I decided to pursue this career. तो 7th क्लास में ये क्या हुआ था ऐसा कि आपने डिसाइड करा कि आई वांट टू डू लॉ? मतलब दिस इज सच अ यंग एज टू डिसाइड एनीथिंग। सो 7th क्लास में बेसिकली जैसे छोटे होते हमें होता है ना कि आपको बताना है कि व्हाट करियर डू यू वांट, तो ऐसे ही हमसे पूछा था। तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट कोर्ट रूम्स जो भी मूवीज में दिखाते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन। तो मैंने बोल दिया जज बनना है, और फिर जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया। तो दे स्टार्टेड कि हाँ हाँ जज ही बनना है, जज ही बनना है। तो वो ऐसा माइंड में ऐसा फिट हो गया कि ओके आगे ये करना है। और फिर जब लॉ स्कूल में आई तो वहाँ पे भी सीनियर्स ऐसे मिले जिन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया जुडिशरी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, डिग्निफाइड जॉब है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यही करियर चूज करना है। तो मुस्कान, ऐसा कह सकते हैं कि आप 7th क्लास से डिसाइड कर चुके थे कि आपको जज बनना है, यानी कि लॉ ही करना है। तो लॉ का भी डिसीजन हो चुका था और जज का भी डिसीजन हो चुका था। इनिशियली प्रोबेबली इट वाज अ थिंग यू सेड ऐसे ही क्योंकि वो चीज देखी थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट केप्ट बिल्डिंग इन योर माइंड, क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहे थे एंड प्रोबेबली यू आल्सो डिसाइडेड कि ये चीज आपके लिए सही रहेगी। यस यस, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि हाउ कोर्ट्स वर्क, कैसे सिस्टम पूरा काम कर रहा है, या कैसे आपको जस्टिस मिल रहा है, क्रिमिनल लॉ कैसे काम कर रहा है, कैसे अक्यूज बन रहे हैं, क्या क्राइम है क्या नहीं। तो वो सब फैसिनेशन के कारण लॉ लिया। उसके बाद फिर जब आई इस फील्ड में तो मुझे लगा कि हाँ एज अ न्यूट्रल पर्सन आई वांट टू बी अ जज। तो व्हेन यू वर इन लॉ स्कूल तब ऐसा नहीं आया कि मैं लॉयर भी बन सकती हूँ या मैं लॉ फर्म में भी जा सकती हूँ? यू मस्ट बी लुकिंग एट योर सीनियर्स जिनके बहुत अच्छे पैकेजेस निकल रहे हैं, प्लेसमेंट्स लग रहे हैं। तो कभी वो डाउट क्रिएट नहीं हुआ कि मे बी जुडिशरी नहीं, मे बी ये चीज़ मैं कर सकती हूँ? मैम मैं ना फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। तो मतलब बेसिकली मेरे घर में ऐसे लॉ से कोई था नहीं। तो मेरे माइंड में पहले तो जज का ही था। तो इतना मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे लॉ फील्ड में जाना है, बिकॉज आई नो कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर ये भी था कि एज अ लॉयर मैंने देखा है कि आपको थोड़ा सा अपनी पार्टी के साइड से सोचना पड़ता है। थोड़ा क्या मतलब, यू हैव टू रिप्रेजेंट देम। तो आई वांटेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टी कि मुझे अगर पता है कि ये साइड नहीं भी है तो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं एज अ न्यूट्रली दे सकूं डिसीजन। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, लॉ में अगर जाना है तो जज बन के जाना है। लॉयर का ऐसा सेकंड ऑप्शन ठीक है इन केस कुछ भी होता है तो, बट फर्स्ट ऑप्शन वाज ऑलवेज बीइंग अ जज। इस जर्नी में डिड यू हैव एनी रोल मॉडल्स और मेंटोर्स जिन्होंने आपको गाइड किया हो, फैमिली से या फिर कोई भी सीनियर, एनीबडी? तो मेरी फर्स्ट मेंटोर तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, मम्मा पापा। उन्होंने ही हमेशा गाइड किया है, उन्होंने ही हमेशा हार्ड वर्क करना सिखाया है। लॉ में एज सच बोलूँ तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी गाइड किया, जैसे यतन सर थे, या फिर जिन्होंने भी दिया इंटरव्यू देने आते थे, आनंदिता मैम थी, साक्षी मैम है जो जिनका भी राजस्थान क्लियर हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा गाइड किया, तो दे वर ऑल्सो गुड मेंटर्स। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव एंड अ गुड बैकबोन टू हैव ऑल्सो। हाउ डिड यू प्लान योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम, अगर आप जुडिशरी के एग्जाम की बात कर रहे हो? पहले तो इसके बारे में से ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपके लिए दिमाग में आरजेएस क्लियर था या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को आपने टारगेट किया था, या फिर इट वॉज एन ओपन एंडेड थिंग फॉर यू कि कोई भी एग्जाम आएगा जुडिशरी का तो मुझे अपीयर करना है?
क्योंकि काफ़ी लोगों का अप्रोच रहता है कि कोई भी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होगा हम लोग देने वाले हैं, और कुछ का होता है कि ये 2-3 स्टेट्स में टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो व्हाट वाज योर अप्रोच? तो मैंने डिसाइड किया था 4th ईयर से कि अब जुडिशरी में एकदम फुल फ्लैश तैयारी करनी है। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा था कि सभी का मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही करने हैं, जितने भी हैं, सीपीसी सीआरपीसी। तो ऐसा स्टेट नहीं सोचा था। हाँ, उस टाइम पे तो उस टाइम इतना नहीं सोचा था। फिर जब ऐसा जहाँ से कोचिंग वगैरह ली, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि आपको ऐसा 3 या 4 स्टेट्स डिसाइड करने हैं जिनका आप ऐसा मॉडल बना सको। तो उस टाइम सोचा था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का सोचा था मेन। तो मुझे ये था कि इन्हीं स्टेट्स पे अभी फोकस करती हूँ। फिर उसके बाद राजस्थान का सबसे पहले आया, तो आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट। तो फिर उसका सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर दिया था 5th ईयर में। मतलब तो आप जैसे बता रहे हो कि आप लॉ स्कूल में आने से पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि आप जुडिशरी में अपीयर करना चाहते हो, तो इसका क्या ये मतलब निकलेगा कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर 5 ईयर जर्नी तब भी आप इस माइंडसेट से थे कि जैसे सीपीसी पढ़ा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है, या जब ऐसे कोई भी सब्जेक्ट चल रहे हैं जो कि जुडिशरी के सिलेबस का भी इंट्रिंसिक पार्ट है, तो आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि जुडिशियल सर्विसेज में भी मुझे काम आए और सिर्फ सेमेस्टर क्लियर नहीं करना है? क्या वो माइंड में था? थोड़ा सा था। हाँ। कि मतलब ऐसे अच्छे से सुनूं कि मतलब क्या है, क्योंकि अच्छा ही पढ़ा रहे थे लॉ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे ऐसा होता था कि अच्छे से पढ़ लूं, जो भी रेफरेंस बुक्स बोल रहे हैं उनमें से देख लूं। जैसे आईपीसी की केडी गौर वगैरह थी, तो आई यूज्ड टू डू वाज कि जो भी इलस्ट्रेशन केसेस उसमें दे रखे हैं वो अच्छे से पढूं, कि नोट्स वगैरह बना लूं। बट इतना अच्छे से नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि क्लासेस के साथ साथ इतना बट स्टिल देयर हैज टू बी सम सिंसियरिटी, राइट? कि अगर आपका क्योंकि विजन अगर उतना क्लियर है तो इट मेक्स सेंस टू गो इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट वाज योर डेली रूटीन लाइक, अगर हम लोग कॉलेज की बात करते हैं और कॉलेज के बाद जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तब की बात करते हैं। डेली रूटीन में व्हाट वर यू अ मॉर्निंग पर्सन, अ नाइट पर्सन, वर यू फॉलोइंग अ फिक्स टाइम टेबल, ये सारी चीजें? मैं ना मिक्स पर्सन थी। कभी तो बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन की है, साथ जल्दी उठना है। कभी ऐसा हो गया कि नहीं, नींद नहीं आ रही है तो आज पढ़ के सो जाते हैं, ऐसा टाइप। तो वैसा फिक्स नहीं था। मैं बताती हूँ, तो 4th ईयर में मैंने स्टार्ट किया था। तो क्लासेस के साथ मेरी क्या रूटीन थी कि 2 o'clock क्लासेस खत्म होती थी, फिर 4-5 बजे तक सो जाती थी। उसके बाद 5 से 8 क्लासेस होती थी, कोचिंग की क्लासेस होती थी। फिर वो पढ़ते थे। उसके बाद सैटरडे संडे को मैं असाइनमेंट्स और जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करती थी। तो मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे संडे जो भी असाइनमेंट मिल रहे हैं आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस या एसे प्रैक्टिसेस, और बाकी रिवाइज करना, ये रहती थी जिस टाइम कोचिंग ली थी 4th और 5th ईयर में। फिर जब नोटिफिकेशन आ गई थी तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि एक शेड्यूल बनाऊं कि ये सब्जेक्ट इतने डेज में कंप्लीट करना है। जैसे सीआरपीसी जब स्टार्ट किए तो एटलीस्ट 15 डेज में कंप्लीट हो जाए, चैप्टर्स डिवाइड करके। तो ऐसा मुझे ये रहता था कि वो चीज कंप्लीट करनी है, कि जो टारगेट बना लिया है। ऐसा फिक्स्ड आवर्स नहीं रहते थे, और ब्रेक्स रहते थे कि 1 घंटा, मतलब ऐसा मेरा थोड़ा स्पैन इतना ही है, फोकस स्पैन, कि 1 घंटा पूरा पढ़ लिया, फिर टेक अ 15 मिनट ब्रेक या टेक अ 10 मिनट ब्रेक, या कुछ बात कर ली या घर पे बात कर ली कि ऐसा ऐसा ये पढ़ रही हूँ। तो उससे थोड़ा ऐसा रिलैक्स हो जाता था माइंड। तो मतलब ऐसा स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे, बट हाँ टारगेट था। फिर जब आरजेएस नोटिफाई हुआ तो शेड्यूल के हिसाब से मेरा रूटीन ये रहता था। कॉलेज में तो ऐसा ही था कि एग्जाम्स वगैरह हैं तो जितना टाइम बच रहा है उतना पढ़ लो। घर पे आके ये रूटीन बन गया था कि सुबह उठी मैं जैसा 8 बजे उठ जाती थी। इतनी जल्दी तो नहीं उठ पाती थी, 7-8 बजे उठ जाती थी। स्टिल गुड। हाँ, 7-8 बजे उठ जाती थी। उसके बाद फिर 1 घंटा सुबह की ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, और फिर उसके बाद 9 से लेके 12 तक पढ़ लिया, जैसे बीच बीच में ब्रेक्स के साथ, ये नहीं कि 3 घंटा पूरा। उसके बाद फिर 12 to 1 थोड़ा देख लिया। जैसे ऐसा लगता था कि पहले मेजर सब्जेक्ट ले लिया, फिर हिंदी ले ली या इंग्लिश ले ली, फिर उसके बाद माइनर सब्जेक्ट ले लिया, फिर कोई मॉक सॉल्व कर लिया कि रात को देयर इज लाइक एवरीथिंग इन द डे। हाँ, कि मतलब हो जाए। उससे एक बोरियत भी नहीं होती है कि इफ यू आर लाइक डूइंग जस्ट वन थिंग, तो एक पॉइंट के बाद में दिमाग बंद हो जाता है। ये तो है। What you're describing is also जिसे स्टडीज में कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। वैसा लगा लो। If you've heard about it, कि मतलब आपने 1 घंटा फुल फोकस के साथ में, डीप फोकस के साथ में पढ़ा, बीच बीच में ब्रेक भी दिए, जिससे कि जब when you restart तो आपका माइंड वापस से फोकस रख सके। अदरवाइज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम your mind will stop grasping things. Makes sense. How many hours a day did you typically study, या फिर कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं था कि मैं hours डिसाइड करूं कभी? मतलब शुरू में थोड़ा होता था कि 1 या 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता था अगर आप उसको 2 या 3 घंटे नहीं दोगे, या माइनर सब्जेक्ट हो जाता था कि 1-2 घंटे दिए तो ऐसा आर्ट्स का शुरू में तो नहीं था। बस ये था कि टारगेट कंप्लीट हो जाए, तो उसके हिसाब से था। आर्ट्स का अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक
7 to 8 आवर्स रहते थे कि हाँ, जैसे सुबह 3 घंटे दे दिए मेजर सब्जेक्ट को, फिर 1 घंटा दे दिया लैंग्वेज को, उसके बाद फिर 2 घंटे दे दिए माइनर सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद 1 या 2 घंटे जो एमसीक्यूज थे वो तो मैं काउंट ही नहीं करती थी। तो वैसा होता था कि बैठ के एमसीक्यूज बस सॉल्व करने हैं जितने हो सके, तो उसका आवर्स कभी देखे ही नहीं। तो लगा लो 7 to 8 आवर्स, तो हाँ इतना रहता था बस। बट यू आर नॉट फिक्सेटेड ऑन आवर्स। हाँ, मोस्टली इट इज अबाउट टॉपिक वाइज चीज कि ये टॉपिक जल्दी हो गया तो बस ठीक है, अब कुछ और कर लो। तो इसका मतलब यू आर ऑलरेडी हैविंग अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, नो, कि ये टॉपिक मुझे इस टाइम तक कवर करना है, ये टॉपिक मुझे इस टाइम तक कवर करना है, उस चीज को लेकर देयर वाज सम स्ट्रिक्टनेस। हाँ, टॉपिक्स पे था मुझे, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे ऐसा रहेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो इसलिए रहता था। और मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप डेज के बीच में भी ब्रेक्स लो। जैसे संडे को मैं ब्रेक ले लेती थी कि नहीं अब नहीं हो रहा है, आज बस ऐसा मूवी देखेंगे, आज बस घर वालों के साथ बैठेंगे, तो ऐसा टाइप रहता था कि मतलब डेज के बीच में भी ब्रेक्स हो और स्टडी सेशंस के बीच में भी जितने वेरी नाइस। मतलब आई थिंक दैट इज अ करेक्ट अप्रोच ऑल्सो, क्योंकि एक दिन चाहिए होता है अनवाइंड करने के लिए भी। विच सब्जेक्ट्स और स्टेजेस इन द एग्जाम डिड यू फाइंड द मोस्ट चैलेंजिंग? अगर सब्जेक्ट की बात करें और अगर स्टेज की भी बात करते हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट था जो कि लगता था कि ये तो बहुत मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें मेरे क्वेश्चंस बहुत रॉन्ग हो रहे हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, और दूसरा वुड बी स्टेज वुड बी कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे लग रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। सब्जेक्ट की बात करूँ तो लोकल लॉज, क्योंकि लोकल लॉज थे, और मुस्लिम लॉ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। आरजेएस में आता ही नहीं था फैमिली लॉ, फिर सिलेबस चेंज हो गया, फिर फैमिली लॉ आ गया, तो मुस्लिम लॉ थोड़ा मुश्किल था, और लोकल लॉज करना क्योंकि वो समझ ही नहीं आ रहे थे कहाँ से करने हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सब कुछ, लैंड रेवेन्यू एक्ट थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी है, बहुत ही बड़ा था। तो फिर उसमें तो यूट्यूब वीडियोज ही देखी थी, वन लाइनर्स वगैरह। और उसके बाद फिर स्टेज में मेन सबसे मुश्किल लग रहा था। प्री में तो ऐसा था एमसीक्यूज थे, तो एमसीक्यूज आई वाज यूज्ड टू कि हाँ एमसीक्यूज सॉल्व करें, क्योंकि आप बैठे हो 250 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए ऐसा। बट मेंस में आपको बैठना है, आंसर राइटिंग करनी है और एक सही अप्रोच के साथ करनी है, तो मेंस थोड़ा मुश्किल स्टेज था आपके वाइज। ओके, was there a strategy to overcome these challenges सब्जेक्ट में भी और स्टेज में भी? जैसे कि मेंस के लिए आपने कहा कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी था, तो what was your approach जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ पाया मेंस के एक्चुअल एग्जाम में अपीयर करने के लिए? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने सोचा हुआ था कि 3 दिन ऐसे डिवाइड करूंगी। एक दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि 2 घंटे बैठ गई सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ। एक दिन फिर हिंदी का एस्से लिखना है और एक दिन इंग्लिश का एस्से लिखना है। और एक दिन बेसिकली ऐसा था कि वो टॉपिक पढ़ना है। जैसे जिस दिन आंसर राइटिंग कर रही हूँ उस दिन हिंदी और इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना है। जैसे अभी वो चल रहा है AI पे चल रहा है कि AI पे आपको पॉइंटर्स बनाने हैं कि क्या क्या डेटा वगैरह लिख के आऊंगी या क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, या उस टाइम वो भी सब चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर वगैरह। तो एक दिन रीड करती थी उसको, फिर दोनों दिन हिंदी का भी ऐसे लिखा, इंग्लिश का भी ऐसे लिखा। तो ये स्ट्रैटेजी रहती थी। और संडे को फ्री रखती थी, वही कि ब्रेक हो जाए थोड़ा सा, ऐसा ना लगे कि बस पढ़ी जा रही हूँ। इससे मुझे एक और चीज याद आती है कि आरजेएस का हिंदी इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर स्टेट। काफी जगह तो पूछते ही नहीं है, पर जिन जगह पूछते भी हैं उसमें भी अगर कंपेयर करो तो आरजेएस का हिंदी का एक लेवल होता है। प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, और अगर हम लोग बात करें मेंस की तो वहां पे भी इट इज नॉट ईजी। तो वॉज इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच हिंदी को तैयार करने के लिए? व्हाट वाज योर अप्रोच लाइक? तो प्री के लिए तो मेरा ये था, मैंने ग्रामर की बुक उठाई थी, आई थिंक राघव प्रकाश की सब बोलते हैं। तो सर मतलब जो जिनसे मैंने गाइडेंस वगैरह ली उन्होंने भी यही कहा कि आप हिंदी की कोई बुक ले लो, ग्रामर की, जो भी जिसको सही लगे वो वाली बुक। उसमें से पहले बेसिक रूल्स पढ़ लो, संधि समास इन सब के रूल्स क्या क्या हैं, क्योंकि आपको रूल्स का थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर हिंदी की लीगल ग्लॉसरी आती है कि अक्यूज्ड को क्या बोलते हैं, वो यूट्यूब पे भी होती है कि आप यूट्यूब से वीडियोस देख लो लीगल ग्लॉसरी की, या फिर आप डाउनलोड कर लो। तो ये दोनों चीजें थी कि इनको पहले रीड करना है। फिर एमसीक्यूज लगाए थे जहां से भी जितने हिंदी के एमसीक्यूज मिल रहे थे, क्योंकि GLO वगैरह में भी आता है, तो एमसीक्यूज मिल गए थे कि हिंदी के कहाँ से मिल सकते हैं। तो प्री में तो यही अप्रोच थी कि एमसीक्यूज और PYQs जितने भी थे। मेंस में ऐसे ही आते हैं, आपको 3 एसेज आते हैं। एक आता है लीगल एसे, एक सोशल इशू पे होता है, और एक शायद उस पे होता है राजस्थान पे। तो राजस्थान के ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि उनके कल्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में, वो सब ठीक है, नोट्स बनाए थे। उसके बाद जो करंट टॉपिक्स थे उसकी एक लिस्ट बना ली थी कि ये टॉपिक्स चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, वही न्यूज़पेपर जो आधा घंटा सुबह पढ़ती थी उसमें से थोड़ा आइडिया था कि ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, ये टॉपिक्स चल रहे हैं। फिर उनकी लिस्ट बना के उनके पॉइंटर्स बना के वही स्ट्रैटेजी की एक दिन हिंदी का ऐसे लिखना है, एक दिन इंग्लिश, और वो इवैल्यूएट करवाना है। जो भी इवैल्यूएट आके आ रहा है वो उसको फिर वर्क ऑन करना है उस पर। दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट अप्रोच ऑल्सो, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं आरजेएस के बारे में तो जैसा आपने बोला राजस्थान के कल्चर के ऊपर भी जो टॉपिक्स आते हैं काफ़ी लोग उसको मिस आउट ही कर लेते हैं। बिल्कुल, मतलब दे फोकस ऑन कि ग्रामर हमने कवर कर लिया, हमने ये चीज़ कवर कर ली, और
कल्चर के ऊपर या ज्योग्राफी के ऊपर या बेसिक एटलीस्ट जो बेसिक चीजें उन पे हमने फोकस नहीं करा। बट ये चीज आपकी इंटरव्यू लेवल पर भी काम आती है, वहां पे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई और स्टेट से बिलोंग करते हो तब तो वो ज्यादा जानना चाहते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे आ तो रहे हो बट व्हाट डू यू नो अबाउट अस। तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच आई वुड से। एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिफरेंट अप्रोच क्या रही थी आपकी? प्रीलिम्स में मैंने जैसे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उसके एमसीक्यूज लगाओ जितने लगा सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सेक्शन पढ़ लिया, आपको क्लिक नहीं किया कि ये चीज भी अच्छा एमसीक्यू में आ सकती है, बट व्हेन यू अटेम्प्ट एन एमसीक्यू फिर आपको लगता है अच्छा ये भी पूछ सकते हैं। जैसे कन्फेशन ऐसा होता है कि आप सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वहां पे ऑप्शन होगा जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऐसा टाइप करके। तो आप फिर ध्यान दोगे कि अच्छा ये सेक्शन में ये भी है। यस, और मुझे ये भी लगता है कि इसके थ्रू आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक आप बार बार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन मतलब यू विल नोटिस कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, प्रोबेबली मैंने यहाँ पे नोट नहीं देखा, मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं देखी, पर वो मिस्टेक आप बार बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम मतलब मेरी तीसरी या चौथी बार में आपको कहोगे कि मैं ध्यान से पढ़ना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चैलेंजिंग लगा था इस टाइम पर? चैलेंजिंग था थॉट्स खुद के थॉट से टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो यही था कि यार 3 ईयर रूल है, नहीं हुआ तो ये लास्ट अटेम्प्ट टाइप हो जाएगा कि 3 साल बाद आएगा फिर अटेम्प्ट, वो सब था। और फिर ऐसा भी हो रहा था कि पता नहीं सही कर रही हो या नहीं, मतलब पूरा एफर्ट दे पा रही हो या नहीं। बट उस टाइम ऐसा ही होता था कि एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट, क्योंकि मुझे तो जब भी टेंशन होती थी मैं तो घर पे फोन लगाती थी कि मम्मा ऐसे ऐसा हो रहा है, और फिर वो थोड़ा रिलैक्स करते थे, कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो बेस्ट देना अपना बस। तो घर का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे कि कोई बात नहीं कर लेगी, तो फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मोटिवेशनल बुक्स, ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं। तो मेरी फेवरेट बुक थी माइंडसेट करके, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा होता है कि आप ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। और एक और बुक थी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? माइंडसेट। ओके। और एक और बुक थी हाउ टू थिंक बिग, ऐसा थिंक बिग, आई थिंक ऐसा कुछ टॉपिक था, ऐसा कुछ टाइटल था उसका, ठीक है। तो उसमें बेसिकली यही था कि आप कैसे पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो, कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आए आपको कैसे शिफ्ट करना है पॉजिटिव थॉट की तरफ। वो उसने मुझे काफी हेल्प किया कि पॉजिटिव रहने के लिए। अभी जैसे इंटरव्यू में भी यही हुआ, तो उन्होंने यही बोला कि आप ऐसा स्माइल करते रहते हो, मैं क्या हाँ जी सर। तो मुझे लगता है पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि what would you do to unwind or relax or keep calm? तो one would be कि बुक रीडिंग, और वो भी वो बुक्स जो कि आपको आगे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो दैट कैन आल्सो अफेक्ट यू। इफ आई एम रीडिंग लाइक अ बुक जो कि बहुत ही डिप्रेसिव है, तो आप उस माइंडसेट में एंटर भी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये तो एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की बात हुई। फिजिकली वुड यू डू एनीथिंग लाइक रनिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग? मुझे वॉकिंग बहुत पसंद थी, मैं तो अपने दोस्तों को ही बोलती थी कि अभी ब्रेक है चलो वॉक पे चलते हैं, और फिर दूसरा घर पे बात वो तो बहुत ही हर 1 घंटे के ब्रेक के बाद घर पे फोन जा रहा है कि ये पढ़ लिया है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी भी रहती थी, उनको भी लगता था कि ठीक है, और फिर ऐसा रिफ्रेश भी हो जाती थी मैं 5-10 मिनट। जैसे कई स्टूडेंट्स का ये भी अप्रोच होता है कि सब कुछ शट डाउन कर लिया, जैसे कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि हम लोग एक रूम में लॉक हैं, फोन बंद है, सब चीजें बंद है, बुक्स नहीं पढ़नी कोई भी, और कोई भी वॉक मतलब नथिंग एट ऑल। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट और नोन सच पीपल। आपको लगता है वो अप्रोच सही रहता है, या फिर यू नीड टू हैव अदर एरियाज इन योर लाइफ ऑल्सो इन ऑर्डर टू अनवाइंड और रिलैक्स? मुझे तो लगता है कि नहीं, इतना नहीं रहता वो, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली नहीं, बाकी सबका अपना अपना होता है। तो आई थिंक तो आपको ब्रेक चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। और फिर मुझे लगता है ब्रेक से ना ऐसा आपको ये भी होता है कि फिर आप और अच्छे से कर पाते हो। अगर आप 10-12 घंटे एक ही चीज पढ़ी जा रहे हो तो वो दिमाग में एक पॉइंट पे जाना ही बंद कर देती है। और एक चीज ये भी है कि ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, जैसे कि आपने कहा, वो इम्पोर्टेंट है इस जर्नी के लिए भी, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इससे बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, जिससे कि यू कैन लाइक थिंक थ्रू थिंग्स, राइट? इस पे मुझे यही लगता है कि आपको जुडिशरी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, बट अपनी लाइफ नहीं बनाना चाहिए कि बस वही चल रहा है, बाकी चीजें भी करो, बट गिव अप स्पेस फॉर इट, कि ठीक है इतने इतने आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद और कुछ करो। तो मुझे तो लगता है वो ज्यादा बढ़िया है। मेक सेंस। How did you manage stress, self-doubt days when motivation was low? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज इतनी मतलब even though you were reading these books and doing things, कुछ moments तो आते हैं जहाँ पे you feel doubt, या फिर आपको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मोटिवेशन आज फील नहीं हो रहा है, तो how would you deal with it? फर्स्ट तो यही था, जर्नलिंग करती थी मैं, कि मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको एक पेपर पे लिख दिया कि ये आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है हो जाएगा। फिर खुद को ही सेल्फ टॉक
कि ठीक है हो जाएगा। फिर घर पे बात वो भी ऐसा ही करते थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या ही है, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप वर्स्ट सोच के देखो कि वर्स्ट क्या ही हो सकता है, उसके बाद फिर तुम्हें लगेगा कि ठीक है अगर ये भी हो गया तो ठीक है। तो वही रहता था मेरा। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ना जैसे किसी पॉइंट पे ऐसा होता था कि नहीं हो रही पढ़ाई, तो फिर मैं ब्रेक ले लेती थी कि नहीं आज बस ऐसा सिर्फ फोन चलाऊंगी, आज बस सिर्फ एक मूवी देखूंगी, नहीं सोचूंगी, और ये सिर्फ ऐसा वो है क्या कहते हैं चीट डे है, चीट डे है आज मेरा। तो फिर ऐसा एक दिन ऐसा ले लेती थी, बट फिर वो एक दिन के बाद वापस जाना है कि अब बस हो गया। ये एक्चुअली बहुत अच्छा अप्रोच भी है, क्योंकि कई लोग का ऐसा होता है कि अगर उनका कोई ऐसा दिन हो जाता है ना, तो वो इनफैक्ट अपने आप को बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं जोन में, गिल्ट फील करने लग जाता है कि मैंने ये करा, और वो गिल्ट आपको इनफैक्ट उस लूप में स्टक रखता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, अब आज भी ले लिया, कल भी ले लिया। बट इफ यू आर लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, तो आप एक दिन का कॉन्शियस ब्रेक ले रहे हो एंड देन यू आर कमिंग बैक ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट अप्रोच आई वुड से। मतलब यहाँ पे मैं नोटिस करी एक पैटर्न कि देयर वाज वेरी कॉन्शियस चॉइस टू रिलैक्स, टू टेक ब्रेक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मुझे वापस भी अच्छे से आना है, वापस अच्छे से आके प्रिपेयर करना है। वेरी नाइस। एक चीज और कि व्हाट वाज द लोनलीएस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी दैट पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट, क्योंकि आई थिंक प्रिपरेशन कोई भी स्टेट के एग्जाम का प्रिपेयर करो, या इवन मुझे लगता है यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, द जर्नी इज प्रिटी लोनली। मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि आप कहाँ पे हो, बाकी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यू डोंट नो कि बाकी लोग मेरे से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्या बाकी लोगों के सामने स्टैंड कर पाऊंगी, तो उसको हाउ डिड यू डील विद इट? लोनलीएस्ट में मैं तो बताऊं मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। थैंक यू, मैं तो उनको ही थैंक यू बोलती हूँ कि हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता था तो उनको ही सबसे पहले कहती थी कि यार ऐसा ऐसा फील हो रहा है। जैसे प्री में तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त दे ही दे रहे थे, तो उनके साथ रोज ही बात हो जाती थी कि आज ये पढ़ लिया, अच्छा ये नहीं समझ आ रहा, अच्छा तुम्हारा कैसा हुआ। तो मतलब वो सही रहता था। मेंस के टाइम पे थोड़ा हो गया था क्योंकि फिर मेंस में फिर जैसे अकेली हो गई थी, बट फिर उसमें भी मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा दोस्तों के साथ बना के रखूं, जैसा वो कुछ बता रहे हैं उनका सुन लिया कि ठीक है, कुछ भी बता रहे हैं कि ये हो रहा है ये हो रहा है, या फिर उनको बता दिया आज ये पढ़ा है, इससे में से कुछ भी पूछ लो, रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा रहता था मेरा। लोनलीएस्ट पार्ट बस ये हो सकता है कि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हाँ क्योंकि टारगेट पूरा करना होता था कि ये आज पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस टाइम पे थोड़ा कट करना पड़ जाता था कि नहीं आज तो फन नहीं कर पाएंगे, या फिर आज ऐसा दोस्तों के साथ नहीं जा पाएंगे, या घर पे भी बात नहीं कर पाऊंगे आज तो क्योंकि पूरा करना ही करना है, या स्लीप पे थोड़ा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता था क्योंकि ऐसा होता था कि रात को नींद ही नहीं आती थी जब तक वो टॉपिक नहीं कंप्लीट होता था। तो फिर बस रात को बैठ के वही पढ़ रही हूँ, तो ऐसा ऐसा हो जाता था। बाकी तो ठीक था, 1 या 2 दिन ऐसा होता था, फिर थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं करना है। तो सब चीज़ों का जिस निकालें तो यही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यू आर वेरी बैलेंस्ड एज एन एस्पिरेंट। फिर चाहे मतलब आप फ्रेंड्स की बात कर लो, आप जैसे आपने वॉकिंग का बताया, दूसरी किताबें पढ़ने की बात बताई, तो कुल मिला के देयर वाज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। बट बैलेंस का मतलब जैसे काफ़ी लोग ये ना निकाले कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव टू मैनेज कि जो चीज़ें मैंने डिसाइड की वो तो मुझे करनी है, बट उसको करने के बाद में मैं अपने आप को अलाउ कर रही हूँ कि मैं बाकी चीज़ें भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। But I am also very strict with my approach towards what I have decided. Makes sense. What books or resources would you recommend for candidates जो कि RJS के लिए prepare कर रहे हैं? कुछ ऐसी किताब जो कि आपके लिए बहुत helpful रही हो? मेन तो मुझे लगता है कि जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो या फिर जहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, पहले तो उसको ही फॉलो अच्छे से करो कि उसमें कंसिस्टेंट रहो, कि उसको अच्छे से कर दो। उसके बाद मैंने प्री के लिए सिंगल और यूनिवर्सल के MCQs की बुक लगाई थी, वो अच्छी थी काफी MCQs के लिए। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ही थी, जहाँ से भी फ्री या फिर जहाँ से भी पेड मिल जाए कि जितने आप आंसर्स लिख सको। एसेस के लिए भी कि जो आपका अच्छे से चेक कर दे कि आपको इवैल्यूएशन अच्छी चाहिए। इंटरव्यू के लिए मैंने ली थी, फिजिक्स वाला से भी ली थी, 1-2 जगह से और ली थी गाइडेंस कि कैसे पोस्चर वगैरह ठीक रखना है, वो सब तो वो था। ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स दैट एस्पिरेंट शुड अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग, या आपको लगता है कि आपने, हालांकि आपका तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया, बट कुछ मिस्टेक जो कि आपको लगता है कि मिस्टेक थी इन हाइंडसाइट एंड अदर पीपल शुड आल्सो अवॉइड इट? मुझे लगता है एक तो अर्ली स्टार्ट नहीं करना, कि मतलब ये सोचना कि ठीक है लॉ बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। क्लासेस में फोकस मत करना कि मतलब जहां से आपको नॉलेज मिल रही है वहां से तो ले लो। कीप रीडिंग जितना आप रीड कर सकते हो, यू नेवर नो कौन सी चीज टिक कर जाए। जैसे मेरे साथ इंटरव्यू में यही हुआ, उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कुछ क्वेश्चन पूछा और वो क्लास में कभी कुछ बोला था और फिर ऐसा हुआ था कि मैं कुछ क्लास में बात वगैरह करी थी
तो टीचर ने बोल दिया कि आप कल प्रिपेयर करके आना इस टॉपिक पे, भोपाल गया स्ट्रेटजी पे, और वो इंटरव्यू में पूछ लिया। वेरी तो इंटरेस्टिंग। यू डोंट नो कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ से हेल्प पूछ करती है। रहे हैं, हाँ, तो true. मुझे लगता है कि ऐसे लाइटली मत लो, मतलब ऐसा मत सोचो कि ठीक है जब बिल्कुल पढ़ेंगे तब देखेंगे। मुझे लगता है वो चीज हेल्प कर गई मुझे कि उस टाइम जो भी पढ़ा वढ़ा था वो काम कर गया इट ऑल्सो हेल्प्स व्हेन यू आर सो क्लियर बहुत ही बिगनिंग से। जैसे बहुत अगर आप लेट भी रियलाइज कर रहे हो, हालांकि आई वुड स्टिल से कि अगर आपने लेट रियलाइज किया है तब भी आप कॉन्शियस हो सकते हो, बट जब आपने रियलाइज कर लिया उसके बाद में यू हैव टू बी ओपन इनफ टू हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज। मेक सेंस। इसके अलावा कैन यू डिस्क्राइब द मोमेंट यू फाउंड आउट अबाउट योर रिजल्ट? कैसा लगा अपना नाम एकदम टॉप पे देखकर? किसने इन्फॉर्म किया था? खुद ने चेक किया था, किसी और ने कॉल किया था? तो मेरा इंटरव्यू 17th को हुआ था और 3 दिन इंटरव्यू चले थे, 16, 17, 18। तो 18th को तो मैं ट्रैवल ही कर रही थी, हमारी ट्रेन थी वहां से जोधपुर से नाभा की, और फिर 19th को मैं घर पहुंची थी। तो उन्होंने बता दिया था कि आ जाएगा 19th को ही आ जाएगा। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग द वेबसाइट कि आ क्यों नहीं रहा। तो आई थिंक इट वाज अराउंड 2 in the afternoon जब आया था। तो मैं ही वेबसाइट चेक करी थी, मतलब बता रही हूँ ना, मैं कॉन्स्टेंटली चेक करी जा रही थी कि आएगा। तो वेबसाइट चेक की और फिर उसमें ऐसा PDF आ गई कि 19 को ये PDF आ गई, और फिर खोला तो उसमें पहले रोल नंबर था 5th वाले पे 44733 मेरा रोल नंबर, तो वो था। उसके बाद मार्क्स वगैरह दे रखे थे, तो मुझे यकीन सा नहीं हुआ। फिर मैंने नीचे लिस्ट स्क्रॉल की तो उसमें नाम था, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम था। तो मेरी मम्मी साथ में बैठी थी, मैं क्या मम्मी देखो पहले आप पहले देखो कि ये सही है ना, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर्स नेम सही है, रोल नंबर सही है, मैं बता रही हूँ आपको। फिर उन्होंने चेक किया, फिर मैं क्या मम्मी हो गया। तो आपने सबसे पहले खुद ही चेक किया था बिफोर एनीबॉडी वुड कॉल यू? वेरी नाइस। तो सबसे पहले मम्मा को हक किया था, फिर पापा को फोन किया था, फिर मेरी बहन भी गई हुई थी उस टाइम तो उसको कॉल किया था, फिर अपने दोस्तों को, फिर दोस्तों को पता ही चल गया था क्योंकि जैसे ही PDF आई तो सब जगह सर्कुलेट हो गई। फिर दोस्तों के कॉल्स आने लग गए थे, तो ये हुआ था। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस। इफ जुडिशरी सक्सेस हैड वन सीक्रेट दैट बुक्स डिड नॉट टीच, व्हाट वुड इट बी? कंसिस्टेंसी। I think consistency and routine. Okay. Second, one habit that changed your preparation completely. Staying positive. Staying positive, true. That is very much important. One myth about judiciary preparation that you would want to break. You have to give 10 to 12 hours or 12 to 14 hours. If you start at the right time, if you make the right routine, then 6 to 7 hours में भी कर सकते हो आप, मुझे लगता है। Smart work over hard work. Yeah. Strict timetable और flexible routine. फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करो, जो टारगेट सोच लिया उन पे स्ट्रिक्ट रहो। स्ट्रिक्ट ऐसे मत करो कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है रोज, नहीं भी वो हो रहा कि बिल्कुल ऐसा वो हो गया है, बर्न आउट हो गया है बिल्कुल, फिर भी करना है, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। आई थिंक ब्रेक्स ले लेनी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से। सोलो स्टडी और ग्रुप डिस्कशन? मैं बोलूंगी कि एक फ्रेंड तो एटलीस्ट रखो जिससे बात कर सको, कि ऐसा मत करो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो सबसे, बट हाँ सबका अपना अपना होता है कि सोलो है वो। सोशल मीडिया कट ऑफ और प्रेजेंस? मतलब मैं ऐसा सोशल मीडिया पे तो नहीं थी इतना एक्टिव, इंस्टा वगैरह पे तो नहीं थी, यूट्यूब पे थी क्योंकि आपको काफी ज्यादा अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है, वन लाइनर्स काफी मिल जाते हैं, तो यूट्यूब आई वाज एक्टिव। लेकिन इंस्टाग्राम या फिर कोई भी इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यू वर नॉट देयर? नहीं। राइट। ओनली प्लान ए और प्लान बी वाज आल्सो देयर फॉर यू? प्लान बी इन द सेंस कि मैंने LLM कर ली थी, तो मुझे था एकेडमिक्स में या फिर लिटिगेशन में, अगर नहीं हुआ तो ऐसा था बस। मतलब दिमाग में कुछ आइडिया था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, वो उसकी थोड़ी क्लैरिटी तो थी। और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी जो भी लीगल फील्ड में आ रहे थे वो भी साथ साथ में भरी रही थी। ओके। एक और सवाल मेरा रह गया था आपसे पूछना कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने गए थे तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? वर यू कॉन्फिडेंट, वर यू नर्वस, व्हाट वाज द सीन? तो इंटरव्यू में ऐसा था कि मेरा थोड़ा शुरू में ही आ गया था, आई थिंक 5 और 6 कैंडिडेट्स के बाद ही आ गया था। तो वो आपको लेके जाते हैं, फिर एक चेयर पे बिठाते हैं, फिर एक रूम में इंटरव्यू चल रहा होता है और किसी का चल रहा था तो मैं बाहर बैठी थी, और वहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा था, वो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे थे कि आप रिलैक्स रहो, पानी तो नहीं चाहिए, कैसा ऐसा। तो जब बाहर बैठी थी तो कॉन्स्टेंटली यही दिमाग में चल रहा था कि कैसा होगा, बट नहीं, वहाँ पे मम्मा ने कहा था कि थोड़ा दिमाग में सोचना कि आराम से जाना है, मतलब कॉन्शियस रहना कि हाँ। और फिर वो हो गया, उन्होंने फिर आपको बुलाया कि आ जाओ, फिर अंदर गई थी। फिर सबसे पहले तो एकदम जितना स्लो वॉक कर सकते हैं ताकि आपको टाइम मिले अपने आप को कंपोज करने का। फिर वहां पे गई, सबसे पहले उनको ग्रीट किया, ठीक है, उसके बाद उनको फिर बैठी, मतलब परमिशन ली पहले उनसे, फिर बैठी वहां पे। फिर उसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप जज क्यों बनना चाहते हो। फिर उसके बाद एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था,
फिर लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, इनके क्वेश्चन थे कि इनका सेक्शन कौन सा है, ये सिचुएशन होएगी तो आप क्या करोगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर एक दो टैक्स के क्वेश्चंस पूछे थे, टैक्स के मुझे नहीं आते थे तो मैंने बोल दिया था सॉरी सर, आई विल रीड मोर ऑन दिस, ठीक है। और फिर वही इन्वायरमेंट लॉ के, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उन सब के पूछे थे। और आई थिंक एक साइबर टेररिज्म वगैरह पे भी पूछा था, वो सब क्वेश्चंस थे। तो फिर जब मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ठीक हुआ है, बट थोड़ा इतना और अच्छा हो सकता था, बट मैं वहाँ पे ऐसा काम और कंपोज रही, ये दिखाना नहीं है। फिर उनको फिर उठी, फिर बोला कि थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, इट वाज अ प्रिविलेज टू गिव इंटरव्यू टुडे। और फिर बस जा रही थी, तब उन्होंने बोला ऐसा रोक के कि आप ऐसे ही स्माइल करते रहते हो। मैं क्या, हाँ जी सर। तो मैंने बोला ऐसे ही स्माइल करते रहो। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे अपने इंटरव्यू से लगता है कि आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस और आप कितने कामली वहां पे बैठे हो। मैं थोड़ा तेज बोल देती हूँ, तो मुझे मॉक्स में भी यही बोला गया था कि आपको स्लो बोलना है, आराम से बोलना, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस दिखेगा जितना आप स्लो बोलोगे। तो मुझे लगता है वो चीज काम कर गई कि आप कितने अच्छे से जाते हो। और स्माइल तो सबसे बेस्ट पॉलिसी है। मुझे समझ आ गया कि स्माइल करो, अच्छे से जाके वहां बैठो, कामली, कॉन्फिडेंटली। नहीं भी आता होगा तब भी कि आप बस ऐसा आराम से उनको बोलोगे सॉरी सर, क्योंकि उनको भी शायद पता ही है कि आप गूगल तो हो नहीं। हाँ। तो आई थिंक वो वर्क करेगा। एक चीज ये है कि आपने बताया कि जब आपको नहीं आ रहा था तो आपने बहुत ही कामली उसको डील किया, बट व्हाट वाज इन योर माइंड उस टाइम पे? माइंड में भी यू वर काम और कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे नहीं आ रहा है? माइंड में तो आ रहा था कि यार ये क्यों नहीं आता, इस पे भी पढ़ के आना चाहिए था। वैसे तो क्या ही पढ़ती, क्योंकि टैक्स लॉ सब्जेक्ट उसमें था ही नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं था। बट फिर भी दिमाग में आ रहा था कि अच्छा क्लास में सुन लिया होता ये वो जो भी। बट हाँ, उनको ऐसे बोला कि सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल रीड मोर ऑन दिस टॉपिक, वैसे ऐसा करके दे दिया। एक और चीज आपने मेंशन करी कि यू एंटर्ड वेरी स्लोली, और आपको मॉक में भी बताया गया था कि आपको थोड़ा बोलते टाइम भी स्लो रखना है पेस। ऑल ऑफ दैट इज गुड फॉर कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो फॉर योर नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं कि व्हेन यू आर हरीड तो आपके मन में एंजाइटी और ट्रिगर होती है। सो विच इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच, आई वुड से। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने एग्जाम क्रैक किया तब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल नहीं आया था, तो अभी आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके टाइम पे आ गया होता तो क्या आप ये जुडिशरी के सपने पर गिव अप कर देते या आप कंटिन्यू करते इस सपने को? और जो लोग अभी देने वाले हैं इस एग्जाम को 3 साल की प्रैक्टिस के साथ में या उसके बाद में, उनके लिए भी क्या अप्रोच होनी चाहिए? मतलब मेरी पर्सनली ये अप्रोच रहती कि मैं वो एग्जाम्स दूं जिनमें 3 ईयर काउंट हो, जैसे JLO का हो गया, APO का हो गया, या APP का हो गया। या फिर अगर किसी का ऐसा लिटिगेशन में करियर है कि मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो कर सकते हैं कि हाँ दे दिए 3 साल, क्योंकि इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मेरा पर्सनली यही रहता कि पहले स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में थोड़ी। तो आई वुड हैव प्रेफर्ड गवर्नमेंट एग्जाम्स, अदर लीगल एग्जाम्स, उसके बाद फिर जुडिशरी का देखती मैं। और आपको लगता है कि अगर किसी का सपना है तो उसको भी यही रखना चाहिए, मतलब सपने पे गिव अप नहीं करना चाहिए आइडियली? मतलब मुझे लगता है डोंट बी टू स्ट्रिंजेंट कि हाँ मतलब अगर तो नहीं, मतलब बी फ्लेक्सिबल, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस आल्सो, हर किसी के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अभी ही चाहिए तो एक अलग अप्रोच हो गई। अगर आपको लगता है कि वो सेफ्टी नेट मेरे पास है तो इन दैट सिचुएशन यू कैन गो फॉर इट। मेक सेंस। Last question, what message or advice would you like to share with future judicial aspirants who look up to you or who want to be a judge? मेरा मैसेज तो यही है कि when you feel कि things are not working out, stay consistent. Then also you have to keep working, because आपको नहीं पता कब चीजें वर्कआउट कर जाएं। जो चीजें आपने कभी पढ़ी थी ये सोच के कि ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, वो आपको पता नहीं है कब काम कर जाए। तो stay consistent, believe in yourself and talk to your parents. Don't cut out. Talk to your parents or talk to your friends. Make a routine for yourself. Okay. Thank you so much, Muskan, for joining us. जैसा इंटरव्यू पैनल ने आपको बोला था, I would also like tell you the same कि keep your smile, and that is a very optimistic outlook on life. And thank you for sharing our insights also. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining us. Thank you.